तो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बायोलॉजी विषय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोशिका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन कोशिका। तो जीवन का भौतिक आधार है ऑप्शन नंबर बी कोशिका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का पता लगाया था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। तो ऑप्शन देखिए। कोशिका भित्ति, यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है और यह जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो इससे भी यह अलग किया जा सकता है। पर्णहरित, यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। हम इससे भी अलग कर सकते हैं। सेंट्रियोसॉल, यह क्या होता है कि जंतु कोशिका में होता है और पादप कोशिका में नहीं होता है। तो हम तीनों ऑप्शन के सहारे इस प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न के लिए हम लोग क्या कह लेंगे? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या है कि आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि जब इसमें किसी भी इसके अणु की संख्या जब वृद्धि हो जाता है, इसमें जब कोशिका की संख्या जब वृद्धि हो जाता है, तो वैसे स्थिति में यह अपने ही कोशिका को मारना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली को हम लोग इसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि डीएनए, क्या है? डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। यह भी आपको फुल फॉर्म के रूप में किसी न किसी ऑप्शन में, किसी न किसी प्रश्न में देखने को मिल सकता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप देख करके चलें। क्या हो जाता है? डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का फुल फॉर्म। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाटसन एवं क्रिक हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है।
डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हम लोग कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी कि आनुवंशिक क्रियाओं का क्या होता है? संचालन। आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए का मुख्य कार्य होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि आरएनए पाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि आनुवंशिकी का पिता। क्या प्रश्न है? आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? कितना होता है? 46 होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होता है, जिसमें कि क्या होता है? 44 ऑटोसोम होता है और बाकी का बचा 2 यानी कि 44 प्लस 2 बराबर कितना हो जाता है? 46 यानी कि 46 हो जाता है। तो 2 क्या हो जाता है? इसका सेक्स क्रोमोसोम हो जाता है। तो 44 ऑटोसोम होता है और 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इन दोनों को मिला करके 46 होता है। तो मनुष्यों में गुणसूत्र की कुल संख्या कितना हो जाता है? 46 होता है, यानी कि 46। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से मनुष्यों में, प्रश्न क्या है? निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? तो देखिए, वर्ण अंधता यह भी आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया यह भी आनुवंशिक रोग है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। टर्नर सिंड्रोम यह भी आनुवंशिक रोग है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि लड़का पैदा होता है जब, तो उसके शरीर में कौन से गुणसूत्र होते हैं तब वह लड़का पैदा होता है? तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई अगर गुणसूत्र होता है तब वह लड़का पैदा होता है। देखिए, इससे रिलेटेड आपको एक दो बात और ध्यान रखना है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता के पास एक्स वाई होता है, 22 प्लस क्या होता है? एक्स वाई होता है, और माता के पास 22 प्लस एक्स एक्स होता है। क्या होता है? माता के लिंग माता से और पिता से मतलब क्या कहते हैं, गुणसूत्र के रूप में क्या मिलता है उनको? 22 प्लस एक्स एक्स पिता वाला हो जाता है और 22 प्लस एक्स एक्स माता वाला हो जाता है। देखिए, 22 यहाँ से आ गया और 22 यहाँ से आ गया है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? 44 यानी 44 हो जाता है। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से x आ गया और यहाँ से, तो निश्चित है कि भैया x ही आएगा। अगर यहाँ से x, पिता से अगर x मिल गया तो x और x मिलकर के लड़की बन जाता है, और यहाँ पर अगर y है इधर से तो माता से तो x ही आता है, तो वैसे स्थिति में x y मिलकर के लड़का पैदा होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इस सूत्र को देख करके समझ सकते हैं कि लड़का पैदा होता है जब क्या हो जाएगा? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तब। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में, हीमोफीलिया
रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं होता है। मतलब कि रक्त जब हमारा शरीर में कहीं उस ऐसे व्यक्ति के शरीर में जब कट जाता है तो रक्त जल्दी थक्का नहीं जमता है। तो यही यहाँ पर ऑप्शन है कि रक्त का बहना बंद नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। रक्त थक्का बहुत ही देर के बाद होता है, तब तक में तो उसके शरीर से बहुत सारे खून भी निकल सकते हैं। तो यही रोग क्या होता है, हीमोफीलिया रोग होता है। और इस प्रकार के व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि प्रश्न क्या है उसको एक बार देख लीजिए। जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? जीन के बारे में। तो ऑप्शन देखिए, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, निश्चित रूप से सही बात है। यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह भी सही है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि जीन के बारे में यह चारों ऑप्शन सही बैठता है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने जीन को सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से उसका संश्लेषण किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरगोविंद खुराना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन सा था? चार्ल्स डार्विन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि प्रश्न देखिए, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो क्या हो जाएगा? मटर के पौधे का चुनाव किया था, क्योंकि इसमें बहुत से आनुवांशिक गुण देखने को मिले थे। इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोगशाला में उपयोग करने के लिए चुनाव किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मटर हो जाता है। कहीं कहीं पर आपको मटर देखने को नहीं मिलेगा, वैसे स्थिति में आपको पी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पी। स्पेलिंग देख लीजिए, PEA, पी होता है। अगर वहाँ पर आपको मटर नहीं देखने को मिले और पी देखने को मिल जाए तो आप इसको भी आप आंसर सही मान सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मटर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि रंग पहचान नहीं कर सकता है। तो यह किस प्रकार के रंग को नहीं विभेद कर सकता है? वह लाल एवं हरे रंग में पहचान नहीं कर सकता है। वही क्या होता है? वर्णांध। मतलब कि वह वर्ण को नहीं पहचान पा रहा है। किस प्रकार के वर्ण को? लाल एवं हरे रंग के वर्ण को वह पहचान नहीं सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? क्या है प्रश्न? एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। क्या हो जाता है? प्रोटोजोआ। तो आप कहिएगा याद हम कैसे रखेंगे? तो देखिए, जंतु जोआ, जंतु जोआ, जंतु जोआ, जंतु। यहाँ देखिए, जंतु में जो है और जोआ में भी जो है, ठीक है ना? जंतु में जो है और जोआ में भी जो है, जीव में जो है और जोआ में भी जो है। तो इस प्रकार आप रिलेट करके याद इसको रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो दोस्तों, यही रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन
जो कि बायोलॉजी विषय से संबंधित हैं। तो आप इस तरीके से हमारा आप रेगुलर वीडियोज़ को देख करके आप बायोलॉजी विषय को भी आप तैयारी में एक बहुत ही ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और PDF अगर प्राप्त करने हैं तो रोशन ITI बेगूसराय टेलीग्राम ग्रुप है और इस टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाएं और नियमित रूप से PDF प्राप्त करते रहें। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।